देखिए, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इंडेक्स कवर करना है और क्या एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो इसके पहले आपको बताया था वो सारी चीजें जो हैं वो एक नॉन टेक्निकल टर्म्स थी जो कि आपको जानना जरूरी था, और ये आपका यूनिट 1 से लगाए यूनिट 4 तक के अंदर का था। ठीक है, कि किस तरीके से ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर बात करें हम अपने इंडेक्स की, ठीक है, क्योंकि अब हमको लेसन के अंदर अब एंट्री करना है, तो देखो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन आपको पहले से भी पता है, पीपीटी आप लोगों ने देखा है कि क्या है। तो देखो रिप्रेजेंट क्या करना रहेगा आपके एग्जामिनेशन के टर्म में। देखो रिप्रेजेंट ये करना रहेगा कि जैसे एयर पॉल्यूशन है, तो एयर पॉल्यूशन, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, ठीक है, विच टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन टू पार्टिसिपेट द आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स इसके क्या होंगे, ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। ठीक है, तो जैसे अगर एक आपको बताऊं कि एयर पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई क्वेश्चन आता तो कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले आप एयर पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है ना, किस तरीके से वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं करना है, रिप्रेजेंट करना है, ये ध्यान में रखिएगा कि कैसे ये बार बार हमारे पास साइक्लिक पीरियड में रिपीट करता रहता है, और इसी रिपीट करने के दरमियान में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि एक सहायक काम बनता है ग्लोबल वार्मिंग का, और बाकी सीएफसी ईटीसी जो भी हमारे पास गैस है, अदर गैसेस है, वो किस तरीके से इंपीरियल इंपैक्ट करता है लिविंग थिंग्स के ऊपर, मतलब ह्यूमन के ऊपर और जो बाकी के जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपको ग्राफ देना होगा। ठीक, ग्राफ देने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा आपका जो भी उसमें बनता है। तो देखो सबसे पहले एक चीज जान लो, ठीक है, एक टर्म है उसमें यहाँ पे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर के अंदर देखो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर होता है, ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर होता है, फिर मीसोस्फियर होता है, ठीक है, मीसोस्फियर के बाद थर्मल होता है, थर्मल स्फीयर या इसको थर्मोस्फियर भी कहते हैं, उसके बाद होता है एक्सोस्फियर। ठीक है, ये होती हैं, इसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं है, और ये सारे ही टर्म्स इसके अंदर आते हैं। अब देखो क्या होता है कि एयर पोल्यूशन से तो आप लिख सकते हो कि एयर पोल्यूशन के होने के कारण क्या है, वो कहाँ से आते हैं, ये कितने परसेंटेज पे आपके एरिया में बैठे हुए हैं, किस तरीके से इनका साइक्लिक पीरियड डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, उसका इफेक्ट क्या है, उसकी ग्राफ यूनिट क्या है, डाटा क्या है, आप उस पर क्या रिव्यू दे रहे हो विथ फिगर, ये आप बता दोगे। अब देखो इसमें जो आपको लिखना रहेगा वो क्या लिखना रहेगा कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर, तो देखो इसके जो हैं पांच हुए हैं, पांच में आपको जैसे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इसके बारे में आपको विवेचना करना होगा। और इस पे विवेचना करते वक्त आपको क्या बताना है कि कितने की कितने से कितने की दूरी है, ठीक है ना। अगर थर्मोस्फेयर की बात करें तो थर्मोस्फेयर के ऊपर कौन सा लेयर आता है, एक्सोस्फेयर, ठीक है, वो उसकी हाइट कितनी होती है, थर्मोस्फेयर से लगाए और एक्सोस्फीयर तक पहुंचने के लिए कितनी हाइट हमको ऊपर जाना होगा, परपेंडिकुलर हाइट उसकी आपको बतानी होगी। ठीक है, फिर थर्मोस्फीयर के नीचे कौन सा लेयर आता है, तो जैसे उसके नीचे आता है मेसोस्फीयर, ठीक है, तो मेसोस्फीयर में क्या होता है, कैसे होता है, तो इन तरीकों से आपको मतलब पांचों लेयर्स के बारे में बताना होगा कि उसकी हाइट क्या है, उसके अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन का काम करते हैं, किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर को, कौन सी चीजें बढ़ने की वजह से ये डैमेज हो सकती है, डैमेज होने का मेन कारण क्या है, हमारे रोज की यूटिलिटी से जो भी ग्लोबल, ठीक है ना, वजह है, उन पर विवेचना करना होता है। ठीक है, और सभी के अंदर कौन कौन से गैसेस होते हैं, जैसे आपका क्या ट्रोपोस्फेयर में कितने प्रकार की गैसें होती हैं, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी गैसें होती हैं, कौन सी गैसें नहीं होती है, कौन सी गैसें वहां पे सरवाइव करती हैं, कौन सी गैसेस वहां पे नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, उनका साइक्लिक रोटेशन क्या है, ठीक है, उनकी मतलब टाइम पीरियड क्या है, ये ह्यूमन इफेक्ट पे कैसे डालती है, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको इस टॉपिक के अंदर लिखना होगा। क्लियर है। अब देखो इन्हीं दोनों टॉपिकों को समझना, देखो इन्हीं दोनों टॉपिकों को कंबाइन किया है, ठीक है, इन्हीं दोनों टॉपिकों को कंबाइन किया और किससे जोड़ दिया, ग्लोबल इम्प्लीफिकेशन या इम्प्लीकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, ये किस तरीके से ग्लोबल तौर पे, ठीक है, अफेक्ट डाले। इम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या हो गया, देखो इम्प्लीकेशन लिखा है, इम्प्लीफिकेशन
भी जान लो, दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। इम्प्लीकेशन का मतलब हो गया कौन सा एप्लीकेशन इस पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और उसके बारे में बता। इम्प्लीफिकेशन का मतलब हो गया मॉडिफाई करना, ठीक है, यही अंतर होता है। दोनों चीजें मिलती जुलती हैं तो आपको दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं, शब्दों का हेर फेर है, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। अगर देखो इम्प्लीकेशन के बारे में पूछेगा तो आपको नॉर्मल तौर पे क्या क्या ये जो इसके पहले ये जो जिक्र हुआ है वो किस तरीके से आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, इम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, तो वहां पे इसको सुधारने का निवारण आप बताओगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखो ग्लोबल तौर पे आपको लिखना होगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ता है, ठीक है, तो तेजाब की वर्षा होती है, यूवी रे सन की अर्थ सरफेस पे आती है तो क्या होगा, वो आई और रिटर्न हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ओजोन जो लेयर है यूवी रेस को एक्सरे रे को रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा है, कितना रेट ऑफ यूनिट से रोक ले रहा है, तो इन सभी चीजों को ग्लोबलाइजेशन जो आप कर रहे हो उससे क्या इंपीरियल इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके बारे में आपको बताना रहेगा, क्लियर है। ये सारी चीजें जो है आपको पूरी तरीके से बताना और समझाना पड़ेगा, ठीक। अब देखो ये सारी चीजें खत्म होने के बाद एक आ रहा है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट्स, देखो दोनों चीजें ले सकते, पॉल्यूशन के बारे में लिखोगे तो क्लासिफिकेशन, आपको सिर्फ वही क्लासिफिकेशन लिखना है, अगर क्वेश्चन आया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन तो पूरा उसका क्लासिफाई आप करोगे। मैंने बताया था कि दो तरीके का होगा, एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी होगा, ठीक है। और जब एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करोगे तो क्या होगा, देखो पॉल्यूशन प्राइमरी सेकेंडरी मतलब फास्ट सर्विस स्लो सर्विस, मतलब लॉन्ग टर्म यूनिट और शॉर्ट टर्म यूनिट, दो चीजें हो गई। अब इसमें तुम्हारा एयर पॉल्यूटेंट्स में क्या होगा कि कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो सहायक हैं, ठीक है, जो सहायक हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सहायक है पूरी तरीके से उसको बढ़ावा देने के लिए कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने परसेंट पे ये सहायक है कितने परसेंट पे सहायक नहीं है, और इसके क्या क्या है पार्टिकुलेट्स मैटर कितने हैं, तो ये चीजें आपको लिखना होगा। और ये किस तरीके से आपके थर्मोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर मेसोस्फेयर मतलब पांचों लेयर जो अर्थ सरफेस के लेयर हैं उन पे किस तरीके का इंपीरियल इम्पैक्ट और उससे होने वाली ह्यूमन इफेक्ट के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। अब देखो पार्टिकुलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये इसी का टॉपिक है क्लासिफिकेशन के अंदर, तो देखो तुमको सभी चीजों को नहीं मतलब करना है, उसमें क्लासिफिकेशन में भी इन्होंने चूज करके आपको दे दिया है क्या चीजें, देखो ये तो कॉमन चीज है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और फिर ये हाइड्रो ऑक्साइड, ये सारी चीजें जो है नाइट्रोजन, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। इसके बारे में तो आपको जानना ही होगा। देखो इसमें क्या करना है आपको, पार्टिकुलेट्स देखना है कि क्या क्या होता है क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे सिगरेट की धुआं, ठीक है, जो स्मोक होती है वो, फिर एसी का है वो हो गया, ठीक है, फिर आपका वो आ जाता है क्या कहते हैं कार्बन, वो क्या कहते हैं फ्लोरो, सीएफसी गैसेस हो जाती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना होगा। और फिर हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गया, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, एंड फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट हो गया, ठीक है। ये चीजें तो आपको इसके बारे में बतानी है, और ये किसके अंदर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स के अंदर आती है। अब देखो इसमें दो फेजेस हैं, वही मैंने बताया था, पहला आपको ध्यान में रखना क्या है कि इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में किस तरीके से आप डिवाइड कर रहे हो, और कौन से लेयर पे कौन सी गैसेस रुक जाती है, कौन सा किसका रिएक्शन कैसे होता है, और जो नीचे के लेयर पे रिएक्शन करने के बाद बच जाते हैं वो ऊपर जाने के बाद क्या करते हैं, हैवी गैसेस कहाँ रहेगी, ऊपर रहेंगी कि नीचे रहेंगे, और जाएंगी तो कैसे जाएंगे, क्योंकि सबका एक फेस है और सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और कौन कैसे किस तरीके की गैसें कहाँ पे सरवाइव करेंगे ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक। अब देखो इंडोर के बारे में मैंने जिक्र कर रखा था कि इंडोर एयर पॉल्यूशन कैसे बढ़ेगा और उसको रोकने के लिए क्या उपाय हैं, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, कि कैसे क्या होना है, छोटी सी टॉपिक है तो वही उठा करके आपको यहाँ पे लिखना है जो मैंने 11 और 10 ऐसे बताया था, ठीक है। उससे होने वाले ह्यूमन इफेक्ट के बारे में आपको बताना है किस तरीके से ह्यूमन इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, और इंडोर के जैसे आज के डेट में हम पर्दा लगा दे रहे हैं या एसी यूज कर रहे हैं या किचन में डक्ट यूज कर रहे हैं या पंखा चला रहे हैं, ठीक है, जो भी चीजें इंडोर में पौधे नहीं लगा रहे हैं, फ्लोर एरिया रेशियो हम अपने घर का नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजों पे आपको विवेचना करना है और इसके इंडोर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, कि कैसे ये बढ़ते हैं और घरों में जैसे किचन के थ्रू कैसे एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है।
उसके बाद देखो लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमंस, देखो आ ही गया यहीं पे टॉपिक, ठीक है। यही मैं कह रहा था कि ये चीजें देखो ये भी कवर हो गया जो मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था, देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे प्रॉपर्टी की बात कर रही है, नहीं, ये बात कर रही है उस प्रॉपर्टी की जो पूरे अर्थ पर फैली हुई है, उस प्रॉपर्टी का। जैसे मान लो तुम प्रॉपर्टी का कह दोगे या तो मेरा खुद का प्रॉपर्टी है या तो कह दोगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये आने वाले यूथ के लिए कैसे पता चलेगा, यानी वो ओवरऑल किसके बात कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। तो किस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों को सही करोगे, अपने खुद के सेल्फ प्रॉपर्टी को सही करोगे, तो अपने आप सारी चीजें आगे चली जाएगी। मैंने बताया था लॉन्ग टर्म है। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में कि दूसरे यूनिट में हमको पढ़ना क्या है। दूसरे यूनिट में पढ़ना क्या है, एयर पॉल्यूशन एंड केमिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, अब यहाँ पे तुमको ये पढ़ना होगा ना कि कौन सी गैसेस कितना उसका रिएक्शन रेट है, कितने वो आपके डाइल्यूट फॉर्म में निकलता है, कितने वो कंसंट्रेशन टाइप में निकलता है, ठीक है। कौन सी ऐसी गैसेस है जो घरों में न्यूट्रलाइज के फॉर्म में होती है, बाहर जाती है तो कोई कैटलिस्ट मिल जाता है, उसकी रेट ऑफ रेशियो इंक्रीज हो जाती है, या मिलने के बाद उसकी रेट ऑफ रेशियो कम कर दे रही है, बाहर जा करके आपका बैलेंसिंग के फॉर्म में बना ले रहा है। तो उसके बारे में पढ़ना रहेगा। प्लस 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 इसमें आपको ये पढ़ना रहेगा कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर में इसका अंतर क्या है और कैसे ये सरवाइव करता है, ठीक है। उसका केमिको क्या रहेगा, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल, देखो ये देखो मेट्रोलॉजिकल यहाँ पे कहा है ना, मेट्रोलॉजिकल कहाँ गया, देखो ये लिखा हुआ मेट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना ये। तो देखो यहाँ पे ये आपको ये बता रहा है कि आप कौन सा ऐसा मेट्रोलॉजी लगा सकते हो कि जो एयर, जाहिर सी बात है अभी कई सारे का मैंने कारण इंट्रोडक्शन बताया है, तो वहां पे भी आपको यही लिखना है। और आपको ये बताना है कि क्या एक्सेप्ट्स हो सकते हैं, किस तरीके से मैटर हैं जो पॉल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं, क्या है कि रेट ऑफ रेशियो बना सकता है, किस तरीके से हमारे अर्थ के लेयर को, सरफेस को, वाटर को, बाकी चीजों को हार्म कर रहा है। फिर बात करते हैं इसके ऊपर कि टेम्परेचर, ठीक है, लैप्स रेट एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, किस तरीके से हमारे पृथ्वी जो गर्म हो रही है डे बाय डे, ठीक है, उसकी टेम्परेचर कैसे बढ़ रही है, उसको स्थिर कैसे रखना है, ठीक है, उसको कम कैसे, रिड्यूस कैसे करना है। फिर पढ़ रहे हैं कि विंड वेलोसिटी, ठीक है, देखो विंड वेलोसिटी और टर्बुलेंस, ये काफी अच्छी चीज है, टर्बुलेंस, ठीक है, प्लम बिहेवियर्स, ठीक है, ये किस तरीके से यूज करें हम इन चीजों को कि हमारा टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का कम हो जाए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्लासिफिकेशन होंगे, ठीक है, इसके बार चार्ट क्या होंगे, ग्राफ क्या होगा, ये चीजें हमको इस यूनिट में जानना है, ठीक है। आगे देखो क्या करना है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है देखो डिस्पर्सन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। तो देखो इसके बारे में डिस्पर्सन लिखना है, ठीक है। और ये देखो ये जो है एक मॉडल है इन्होंने दिया था, ठीक है, इसके मॉडल के बारे में विवेचना करना है कि कैसा ये मॉडल था और कैसे ये काम करता है, ये प्लम जो है, ठीक है। इसके बारे में आपको जानना होगा कि प्लम है क्या, प्लम का काम क्या होता है, इसकी मॉडल क्या है, ठीक है, इसको लगाने से या लगवाने से या इसको करवाने से क्या होता है, घरों में लगवाएंगे तो क्या होगा, छोटा सा ही क्वांटिटी घरों में लगाएं, रोड पे लगवाएं क्या होगा, किसी इंडस्ट्री एरिया में लगाएं तो क्या होगा, ये सारी चीजें और किस तरीके से ये, अब देखो स्टैक और ये करता है, ठीक है। मतलब रोकने की बात मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कि बढ़ाने की तुम रेट ऑफ रेसिंग, यहाँ पे जो भी बात होगी इसके रोकथाम की ही बात होगी, ये पूरा आपको ये बस बताने का हो रहा है कि कैसे इसको रोकना है, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है। तो कुछ टर्म में है कि कैसे बढ़ाते हैं, बाद में इसमें आप जरूर रोकना, अपना कंक्लूजन जरूर देना कि कैसे इसको रोका जा सकता है, जरूर अपना रिव्यू देना, ठीक है। स्टैक हाइट कैसे है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं क्या कि तीसरे यूनिट में, ठीक है ना, तीसरा यूनिट जो है आपका, देखो एयर क्वालिटी, मैंने बैड एयर बता रहा था ना तुम्हें, बैड एयर के बारे में इंट्रोडक्शन में, तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। देखो क्या है, एयर क्वालिटी के बारे में और उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको विवेचना करनी है, टर्म्स बताने हैं, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है। जैसे मान लो कि 20x20 का कोई घर है, तुमने 2 खिड़की लगाया, 2 दरवाजा लगा दिया, रूम हो गया हवादार, तो अब कह दो कि हवादार है रूम, अब इसके अंदर तो एयर पोल्यूशन होगा ही नहीं, लेकिन गलत हो, बाहर से तो आ सकता है, तो फिर पर्दा लगाओगे।
अब ये भी लाइलॉन का, सिल्क का नहीं ना उठा कर पर्दा लगा दोगे, ताकि उसके रोकने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। ठीक है, तो घर के अंदर तुम इस 20 बाई 20 के अंदर कोई ऐसा चीज रखे हो जिससे ऑक्सीजन जनरेट कर रहा हो और कार्बन ले रहा हो, ऐसा तो कुछ ने तुमने किया ही नहीं है। ठीक है, तो क्या तुम उसके लिए कर रहे हो, उसकी कुछ पैरामीटर होती है, तो यहाँ पे तुमको एयर की पैरामीटर बनाना है और पैरामीटर को शो करना है कि किस तरीके से तुम एयर पैरामीटर के स्टैंडर्ड यूनिट को उठा करके और इन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और जो बाहर से, जैसे तुम जहां पे रह रहे हो तो वहां पे पर डे कितना ट्रैफिक गुजर रहा है। एक अच्छा सिविल इंजीनियर ये नहीं होता कि हाँ घर को खड़ा कर दिए, बिल्डिंग बन गए, कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, आपको देखना रहता है रोड उस पार कितना ट्रैफिक आ रही है, कितना ट्रैफिक जा रही है, रेलवे ट्रैक है तो क्या हो सकता है, कितने हजार्ड एरियस है, कितने इवेंट्स हो सकते हैं, लाइव इवेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का इंपीरियल इम्पैक्ट है, इसका कुछ स्टैंडर्ड रेशियो होता है यार का, उन चीजों को लेकर के चलना रहता है। फिर देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपको आ रहा है, कहा गया एयर सैंपलिंग, कहा गया ये एयर सैंपलिंग एंड मेजरमेंट, राइट। अब देखो एयर की सैंपलिंग कैसे करोगे, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि भाई एयर की सैंपलिंग कैसे करनी है। आया ना, अब देखो नॉन टेक्निकल बंदा एयर सैंपलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो एयर की सैंपलिंग कैसे करनी है, तो तुम यहाँ का पुराना डेटा सीट या पुराना डेटा रिकॉर्ड उठा सकते हो। अगर नहीं जान सकते हो तो इतना तो जान सकते हो भाई, BS4 गाड़ी जो है या कार जो है, अगर 1 किलोमीटर का मतलब 1 लीटर फ्यूल जलता है तो कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, राइट। ऐसा पता चल रहा है ना, कितना 1 लीटर फ्यूल जलने पे कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, प्रोड्यूस करता है, ये तो पता ही होगा। नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना गुजरते हैं पर डे का एक एवरेज ले लो, उसका कुछ तुम पार्ट बढ़ा करके भी दे सकते हो। ठीक, उसको कम करने के लिए तुमको अपने एरिया में कितना प्लांटेशन करने की नीड पड़ेगी वो तुम्हें पता चल जाएगी। कितने लोग आते जाते हैं, नंबर ऑफ पर्सन का, ठीक है, ये देख लो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देख लो, यूटिलिटी और एसी का भी यूज देख लो घरों में। जैसे आजकल अपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है कि अपार्टमेंट्स में देख लो लाइन से एसी ऐसे लगा हुआ, वाह एसी लगा हुआ है, वाह घर बहुत अच्छा है, एसी भाई लगा हुआ है, लेकिन सीएफसी बढ़ा रहे हो भाई, रूम का तो टेम्परेचर कर दे रहे हो लेकिन बाहर तो बढ़ा ही रहे हो। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये आपको मेजरमेंट करना होगा कि अगर एक अपार्टमेंट में 5 माले का या 10 माले का घर है, 10 माला घर है, और उसमें से 7 मालों में एसी लगा है, वो भी एक एक एसी लगा है, तो 7 एसी ये हो रहा है, समझना 7 एसी हो रहा। तो एक एसी कितने वाट का है, 1200 वाट का है, 1000 वाट का है, 900 वाट का है, ऊपर का वाट का है। ठीक है, तो उसका वाट का वो तुमको पता चलेगा कि कितना है, तो तुमको एक पैरामीटर अपने आप पता चलेगा, ये डाटा एनालिसिस के थ्रू मिलेगा। फिर आओ देखो यहाँ पे यही लिखा है, लिखा हुआ है कि कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट्स एयर पॉल्यूटेंट्स यूजिंग अ ग्रेविटेशनल, ठीक है, सिल्टिंग चैम्बर, इसको अगर आप यूज कर सकते हो तो देखो, एक ये इंडस्ट्रियल एरिया के लिए होता है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ज्यादातर इसमें यूज किया जाता है, जैसे चैम्बर उम्बर बना करके, जो ऐसा कि मैंने बताया था ना कि तुम्हारा ईपीए बनाया हुआ है बायलॉज, लेकिन कोई फॉलो ही नहीं करता इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि किस तरीके से आप उसको एक ठहराव दे रहे हो। ठीक है, एक ठहराव दे रहे हो, गैस को पानी के थ्रू मिला रहे हो, मिक्स कर रहे हो, रोटेशन कर रहे हो, चैम्बर में भेज रहे हो, ये सारी चीजें तुमको आगे पढ़ना रहेगा। उसके क्लासिफिकेशन, उसके वर्क, उसके ग्राफ, उसका आवर वर्क, ये सारी चीजें तुमको डिफाइन करना होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, देखो साइक्लोन, हाँ वही है जो पैडल का यूज करते हैं, साइक्लोन वाला वो हो गया। ठीक है, वेट के थ्रू कर सकते हो, फैब्रिक फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, फैब्रिक फिल्टर पहले पर्दों में यही लगता था, बता दे रहा हूँ, फैब्रिक फिल्टर टाइप का बनता था। आज के पर्दे की तरह नहीं, सिल्क है, लाइलॉन है, लगा दिया, शाइनिंग हो गया, नकाशी हो गई, गुड, ये चीजें नहीं होती थी। ठीक है, पहले फैब्रिक होती थी, वो हवा जो डस्ट पार्टिकल थे वही रुक जाते थे। अभी तुम पर्दा को उठाओ ना, पर्दा को तो हाथ भी नहीं पूछते, अभी धो देखो अभी गंदा निकलेगा, आखिर रोक रहा ना किसी तरीके से, तो वही सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना, ईएसपी तुम ट्रीटमेंट करते हो उस पे, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़नी रहेंगी। ठीक है,
अब देखो बात करते हैं किन चीजों के ऊपर। अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि चौथे यूनिट में कंट्रोल ऑफ गैसियस, ठीक है। कैसे गैसियस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो यार, कंट्रोल जैसी कोई चीजें नहीं होती, चीजों को कम यूज करने से होता है, समझना बात को, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप हवा में, अगर हवा में कोई मॉलिक्यूल्स उड़ रहा है, किसी भी मतलब एलिमेंट का उड़ रहा है, तो तुम उसको कंट्रोल कर लिया, तुम अब यहाँ से नहीं जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप उसकी यूज, उसकी यूटिलिटी को कम कर सकते हो, ठीक है। बंद भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप रह ही नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते, कम कर सकते हो, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सब मैं बता रहा हूँ, खत्म कर सकते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम क्या कर सकते हो, यूज को धीरे धीरे कम कर सकते हो। उसका क्या है, एजॉर्प्शन क्या है, एड्रॉप्शन क्या है, ठीक है ना, कंडीशन क्या होंगी, ये सारी चीजों को देखना रहेगा। अब जो मैंने बताया था तुम्हें कि जैसे एटमॉस्फेयर में तुम्हारे जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, कितने परसेंट पे क्या क्या मिले रहते हैं, तो देखो यार सीधी सी बात है, तुम्हारे या हम अपनी बात करें, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है वो 78% जो होता है, 78.09, ठीक है, मतलब 78.09% नाइट्रोजन होता है, 20.95% ऑक्सीजन होता है, 0.93% आर्गन होता है, ठीक है, और बाकी का 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। बाकी की अदर गैसेस होती हैं। और याद रखना, वाटर वेपोराइजेशन का जो फॉर्म होता है वो 5% होता है। क्लियर है। तो अब इसमें बात क्या फंस जाती है कि देखो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीज एक बैलेंस के फॉर्म में है। अब तुम्हें पता है कि कोई भी चीज बैलेंस के फॉर्म में है तब तक सही है, उसके बाद गड़बड़ हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कंट्रोल हमें समझाया जाता है कि हाँ हम कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी उससे दूर होती है। हम चीजों को कम से कम यूज कर सकते हैं, जैसे BS4 से जंप करके BS6 पे आ जाना, बंद नहीं किए हम, समझना, बंद नहीं किए, हम जंप कर गए, ठीक है, जंप कर गए। कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अब उसको जंप कर जाएंगे, बैटरी सिस्टम हो जाएगा BS6, BS5 आना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बंद नहीं हुई, जंप कर गए, ठीक है। तो उसका क्या इंपीरियल इंपैक्ट है, तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए ना, जो रेगुलेट कमीशन बैठा था, वो यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 के नाम से दिया है, जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। EPA भी इसके साथ है। तो उसी के बारे में आपको बताना है कि इसका इसके थ्रू यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 है क्या है, तो इसके और भी ऊपर 12 तक है। इसके बाद 4, 5, 6 आता है, 6 के बाद जंप करके 8, 9 आ जाता है। 7 के बारे कोई ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन देखो आपके टॉपिक में यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 ही है, ठीक है। और इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वर्ल्ड वाइड यूनिट क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें लेकर के चलनी रहती है, क्योंकि देखो सबसे पहले इंडियन ही हम देखें, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो जियोलॉजिकल स्टडी है, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर ये अपने फर्टाइल लैंड का और एटमॉस्फेयर का जो एग्रीकल्चर है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, रहन सहन उसका, क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसका क्या है, उसका क्या किस तरीके से निवारण किया जाता, तो यूरो 1 से मॉडिफाई होकर यूरो 2 हुआ, फिर यूरो 3 हुआ, ठीक है। तुमको तो यूरो 3 ही तक पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें ये पढ़ना है। अब बात करते हैं जो हमारा 5वां यूनिट है, ठीक है। अब देखो 5वां नॉइस मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण में देखो क्या होता है, जो ध्वनि प्रदूषण की अगर मैं बात करूं तो देखो होता क्या है ध्वनि प्रदूषण के लिए, कि तुम्हारा नंबर ऑफ व्हीकल्स निर्भर करते हैं, जो हम कहीं भी लाउड स्पीकर का यूज कर लिए, सायरन का यूज कर लिए, मेला में यूज होता है। तो देखो कानों को जो सुनने की होती है ना, यहाँ तक ये जो ईयरफोन हम लगाए हुए हैं, ईयरफोन हेडफोन, ईयरफोन छोटा वाला होता है, हेडफोन बड़ा वाला होता है, ठीक है। जो हम लोग लगाते हैं, देखो कानों की जो सुनने की शक्ति होती है वो तो झेल ले जाती है 120 तक, समझना है, 120 तक, 120 डीबी तक झेल ले जाती है। लेकिन होता क्या है कि जो क्लियरली सुनने की होती है वो 60 डीबी होती है, 60 डीबी ओनली। उसके बाद जब उससे ऊपर बैठते हैं ना, जाते हैं,
तो बहुत सारे शोर सुनाई देता है। देखोगे कभी रात में अगर एकांत में बैठे रहो तो तुम्हारे कानों को सुनाई देगा, एक लीनियर कांस्टेंट आवाज सुनाई देगा, जैसे करके जाता है, ठीक है ना। या घड़ी की चक 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 या टिक टिक आवाज तुमको सुनाई देती है, वो सबसे शांत माहौल होता है। सोचो वहां पे तुम पर डे के घर में बैठे रहते हो और तुम्हें घड़ी की आवाज सुनाई नहीं देती। सोचो तुम चारों ओर कितना रेडिएशन से घिरे पड़े हो, उसका हमारे सेल्स के ऊपर, जो बॉडी सेल्स होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कानों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमारी इंद्रियां से जुड़ी हुई है, कान नाक जीभ ये सारी चीजें, उसके ऊपर क्या इंपीरियल इम्पैक्ट डालता है, ये सारी चीजों के ऊपर। फिर ये साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब करता है, इतना जान लेना, ठीक है। तो क्या है उसका यूज, बेसिक एकॉस्टिक, एकॉस्टिक मतलब अनुदैर्ध्य की बात कर रहा है कि कौन से तरंगे जो हैं आपको हार्म कर सकती हैं, ठीक है। उसका साउंड लेवल क्या है, उस साउंड की स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, उस साउंड की पावर क्या है, साउंड की इंटेंसिटी, देखो यहाँ पे इंटेंसिटी लिखा हुआ ना, साउंड की इंटेंसिटी, ठीक है ना, इंटेंसिटी क्या है, प्लस देखो यहाँ पे बस एंड साउंड प्रेशर लेवल कह दिया ना। एक और चीज आता है साउंड फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारे टॉपिक में नहीं है। साउंड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी में देखो, इंटेंसिटी क्या होता है कि मसल्स द्वारा उसको ले लेना या वापस कर देना, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या करता है, आपके शरीर को आर पार कर देता है, ठीक है, छेद करके निकल जाना। वो कहते हैं कि इतना बेस बैंड से चल रहा है, समझ में आया। जैसे कभी डीजे उजे बनता है तो वो बेस आता है, धब धब आवाज करता है तो पूरा दिल लगता है, तुम्हारा जो हार्ट होता है वो लगता है कंपन करने, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो तुम्हारे शरीर को छेद करके पार कर जाता है और पता नहीं चलता है, समझ में आया। ये चीजें होती हैं, तो इसके बारे में पढ़ना, सॉरी पढ़ना तो अभी बताऊंगा आगे क्या पढ़ना है। साउंड इंटेंसिटी हो गया, साउंड प्रेशर लेवल्स हो गया, ठीक है। प्लेन और पॉइंट और लाइन सोर्स इसका क्या है, मल्टीपल सोर्स के बारे में देखना रहेगा तुम्हारा। आउटडोर और इंडोर में इसका क्या फर्क होता है, जैसे तुम्हारा एयर पोल्यूशन पे था उसी तरीके से, हाँ इसका आउटडोर इंडोर क्या है, उसको प्रिवेंट क्या है, उसकी प्रोग्रामेशन कैसे करेंगे, उसको कैसे प्रोग्राम करके उसको रोकेंगे, ठीक है। साइको एकॉस्टिक क्या होती है, वही ऐसी तरंगे या ऐसी अनुदैर्ध्य चीजें जो हमारे दिमागों को इफेक्ट डाल रही हो, ठीक है। नॉइज की क्राइटेरिया क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या है, उसका शरीर पे देखो लिखा हुआ ना, हेल्थ इफेक्ट क्या होगा शरीर पर, हेल्थ इफेक्ट कहाँ गया, ये रहा, देखो शरीर पे क्या है हेल्थ इफेक्ट डालेगा। अनाउंस कैसे स्कीम है इसका, स्पेशल नॉइस इन्वायरमेंट क्या होता है, मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट नॉइस क्या होती है, ठीक है। अब देखो इंफ्रा साउंड होता है, अल्ट्रा साउंड होता है, सुने नहीं होगा, इम्पल्सिव भी होता है, ये सारे तुमको हर जगह मिलेंगे, इम्पल्स, इंफ्रा, ठीक है, और अल्ट्रा। इसके बारे में बताऊंगा, जैसे जितने भी गाने भी बजते हैं, या सोनिक, ठीक है, सोनिक बूम लिखा ना, यही सोनिक बूम जो होता है, ये सोनिक बूम ही तुम्हारा बेस होता है, जान लो, ठीक है। मेरा तो म्यूजिक से भी ताल्लुकात है, तुम लोग तो जानते ही हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों का यूज करते हैं, तो इसको एक फ्रीक्वेंसी बेस बैंड पे लगाते हैं कि हमें जब गाना सुने तो हमें कानों को बड़ा अच्छा और सुकून रिलीफ दे, ठीक है। इन्हीं सभी वेवलेंथ और रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, नोड्स जिसको कहते हैं नोड्स, ठीक है, उन्हीं नोट्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। दो नोट्स होते हैं, एक्टिव नोट्स होता है और पैसिव नोट्स होता है, बताऊंगा इसके भी क्लासिफिकेशन, वो तो म्यूजिकल आर्ट के थ्रू है, ठीक है। लेकिन ये भी एक्टिव और पैसिव दोनों जगह ही है, ठीक है, ये टेक्निकल टर्म में है, ठीक है। फिर है तुम्हारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉइस स्टैंडर्ड एंड लिमिट वैल्यू, ठीक है, क्या उसकी लिमिट वैल्यू है जो मैं बता रहा था तुमको, ठीक है। देखो आ गया ना इंस्ट्रूमेंटल, आ रहा है कि ना इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है ना, मॉनिटर कैसे कर सकते हैं नॉइज, ये सारी चीजें। अब देखो मेथड उठा रहा है, ये लास्ट में नॉइज का, देखो अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ इसमें करना क्या है तुम्हें, देखो करना सिर्फ ये है, किसी भी चीज का, एक बार लास्ट चीज बता दे रहा हूँ, कोई भी टॉपिक रहे सबसे पहले तुमको ये लिखना है कि उसका रिप्रेजेंट यानी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद उसके टाइप, कितने टाइप के हैं, टाइप के बाद उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, बैड इफेक्ट लिखना है, गुड इफेक्ट लिखना है, उसकी डाटा लिखना है, डाटा क्या था, पुरानी डाटा क्या है, ठीक है, अभी हाल ही में जो नया डाटा आया है वो क्या है, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पे इफेक्ट क्या है, उसका ग्राफ दिखाना है। ग्राफ दिखाने के बाद जो अभी कंक्लूजन चल रहा है किसी भी रेफरेंस बुक से या किसी उसके साइंटिस्ट के रेफरेंस से, ठीक है, वो दिखाना है। प्लस उसके बाद आपको ये दिखाना है कि आप इसके लिए क्या कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको फिगर आउट करना है, क्लियर है।
ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद आपको हाईलाइट करना मत भूलिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डाटा रहेंगे लास्ट में आप डाटा डिटेल्स लिखिएगा, उसके बाद नीचे एक एक करके 1 बाय 1 करके, ठीक है, आप उसको सॉर्ट आउट कर दीजिएगा। हर एक टॉपिक के लिए इस तरीके से मैं भी बना करके आपको दे दूंगा और आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा, इससे नंबर अधिक गेन होगा और ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। लिखने का तरीका यही होता है। देखो होता क्या है कि सभी लोगों को पता होता है कि सभी ने पढ़ा है, लेकिन नंबर नहीं मिलता है। वजह यही होती है कि लिखने का तरीका आप जानते तो हो, समझते तो हो, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। कॉपी को सजा देना ही एक आर्ट नहीं होती है कि नंबर गेन कर लिए, वो आप कितना जान रहे हो, कितने उसकी हेडिंग्स आपको क्लियर है, ये सभी चीजें। तो देखो आज आपका इंडेक्स कंप्लीट हो चुका है और कल से जो है आप जो है अपने पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल हमें बता दीजिएगा।